My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्र ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली क्लास में, पिछले वीडियोस में हम सभी लोगों ने मानवाधिकार एवं कर्तव्य दैट इज ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज से रिलेटेड 580 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास कर लिया है और उसी सीरीज में, उसी श्रृंखला में आज की इस वीडियो में, इस क्लास में मानवाधिकार एवं कर्तव्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो 20 प्रश्नों का हम सभी लोग अभ्यास करेंगे दैट विल बी रिलेटेड विद द ह्यूमन राइट्स एंड स्टार्ट टुडेज क्लास। आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज हम सभी लोग 20 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास करेंगे जो रिलेटेड होंगे मानवाधिकार एवं कर्तव्य दैट इज ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज से। चूंकि हम सभी लोगों ने इसके पूर्व में 580 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास कर लिया है, इसलिए आज की क्लास में इस वीडियो का जो पहला प्रश्न होगा दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 581। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 581 प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबोलिशेस अनटचेबिलिटी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकांशतः कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं एंड योर ऑप्शंस आर, आपके विकल्प है ए आर्टिकल 18, बी आर्टिकल 15, सी आर्टिकल 14 एंड डी आर्टिकल 17, अर्थात अनुच्छेद 18 या अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 17। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है और विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबोलिशेस अनटचेबिलिटी? तो 18 नहीं, 15 नहीं, 14 नहीं, बल्कि आर्टिकल 17 या अनुच्छेद 17 जो है, आर्टिकल 17 अबोलिशेस द अनटचेबिलिटी, या फिर भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 17 है वह अस्पृश्यता को समाप्त करता है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आर्टिकल 17 इज रिलेटेड विद abolition of untouchability and untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden according to article 17 of our Indian constitution। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 582, प्रश्न संख्या 582 प्रश्न है, मानवाधिकारों का सार्वभौम घोषणा 1948 का अनुच्छेद 12 संबंधित है, अर्थात Article 12 of the Universal Declaration of Human Rights 1948 is about, and your options are A. Rights to liberty, B. Rights to life, C. Rights to privacy, and D. Rights to property। किससे संबंधित है? A है स्वतंत्रता के अधिकार से, B है जीवन के अधिकार से, C है निजता के अधिकार से और D है संपत्ति के अधिकार से। तो जो मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 है उसका जो आर्टिकल 12 है या अनुच्छेद 12 है वह किससे रिलेटेड है? किससे रिलेटेड है? राइट टू लिबर्टी नहीं, राइट टू लाइफ नहीं, राइट टू प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि दैट इज रिलेटेड विद राइट टू प्राइवेसी या निजता के अधिकार से संबंधित है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, राइट टू प्राइवेसी या निजता का अधिकार। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12, no one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attack upon his honor and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks। अर्थात कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति की जो पर्सनल लाइफ है, जो प्राइवेसी है, जो फैमिली की लाइफ है या पारिवारिक जीवन है, उसकी सम्मान को ठेस नहीं पहुंचा सकता है, उसमें कोई और इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है। तो अर्थात यह क्या है? यह जो निजता का अधिकार होता है उससे संबंधित है। सो इन दिस वे द आर्टिकल 12 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इज रिलेटेड विद राइट टू प्राइवेसी और निजता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 583, प्रश्न संख्या 583 प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द मेंबर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन? एंड ऑप्शंस आर ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बी प्रेसिडेंट, सी प्राइम मिनिस्टर एंड डी वाइस प्रेसिडेंट, अर्थात भारत का मुख्य न्यायाधीश, बी है राष्ट्रपति, सी है प्रधानमंत्री एंड डी
उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? एक प्रश्न और बन सकता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन कर सकता है, या हु अपॉइंट्स द मेंबर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। दो प्रश्न बन सकते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न है कि आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं करता, उपराष्ट्रपति भी नहीं करता, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं करता, बल्कि यहाँ पे जो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है दैट इज राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और साथ ही साथ जो मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं, उन सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले पूर्ण हो वो हो जाता है, वो होता है। अर्थात इनका जो कार्यकाल होता है, इनका जो टेन्योर होता है वो 3 इयर्स या 70 इयर्स जो भी पहले हो जाए। अगर उनकी उम्र पहले 70 वर्ष हो जाती है तो वहीं पर उनका टेन्योर या कार्यकाल समाप्त माना जाता है। यदि उम्र 70 वर्ष नहीं होती है तो 3 वर्ष तक वे अपने पद पर बने रहते हैं। और इसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक गठित समिति की सिफारिश पर होती है। तो इस तरह से जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, चारों विकल्प दिए गए हैं, उन सभी विकल्पों में से बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 584, प्रश्न संख्या 584। प्रश्न है CHRI का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CHRI? एंड योर ऑप्शंस आर ए Commonwealth Human Rights Initiative, B Commonwealth Human Right Initiative, C Commonwealth Honor Institute, and D Commonwealth Human Right Institute. तो dear students, what is the full form of CHRI? या CHRI का पूरा नाम क्या है? तो Commonwealth Human Right Institute नहीं है, Commonwealth Human Right इनिशिएटिव नहीं, बल्कि क्या है? कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ए और बी ऑप्शन में थोड़ा सा अंतर है, ए में राइट्स लिखा है और बी में राइट लिखा है, तो जो राइट्स लिखा है वो सही है, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव। इन दिस वे ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव, राइट्स इनिशिएटिव। द कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव दैट इज CHRI इज एन इंडिपेंडेंट non-partisan and non-profit international non-governmental organization। अर्थात ये क्या है? एक NGO है which works towards the practical realization of human rights in the countries of the Commonwealth। जो हमारे राष्ट्रमंडल के देश हैं या कॉमनवेल्थ की जो कंट्रीज हैं उनमें यह NGO काम करता है, जिसका नाम है CHRI या कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 585, क्वेश्चन नंबर 585। प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट लोकेटेड? एंड योर ऑप्शंस आर ए जिनेवा, बी ब्रुसेल्स, सी पेरिस एंड डी द हेग और नीदरलैंड। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट या अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय कहाँ पर स्थित है? जिनेवा में नहीं, पेरिस नहीं, ब्रुसेल्स नहीं, बल्कि हैग या नीदरलैंड में स्थित है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, हैग और नीदरलैंड। द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट दैट इज आल्सो नोन एज ICC, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और ICCT इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल सीटेड इन द हेग, नीदरलैंड। तो कहाँ पर स्थित है? नीदरलैंड के हेग नामक शहर में स्थित है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 586, प्रश्न संख्या 586। प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? हु प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ? एंड योर ऑप्शंस आर ए इकोनॉमिक समिट, बी वर्ल्ड वार, सी द यूनाइटेड नेशंस एंड डी नन ऑफ द एबव। अर्थात आर्थिक शिखर सम्मेलन ने, विश्व युद्ध ने, संयुक्त राष्ट्र ने। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून जो बने हैं और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ जो बने हैं उसमें सबसे अधिक रोल किसका है? सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई है? तो किसके द्वारा निभाई गई? इकोनॉमिक समिट के द्वारा नहीं, वर्ल्ड वार के द्वारा भी नहीं, एंड डी इज आल्सो रॉन्ग आंसर। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, द यूनाइटेड नेशंस या संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून जो बनाए गए हैं उसमें सबसे अधिक या सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो संयुक्त राष्ट्र ने निभाई है, और द यूनाइटेड नेशंस प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉज। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 587, प्रश्न संख्या 587। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मानवाधिकारों का पहला चार्टर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट? एंड योर ऑप्शंस आर ए बिल ऑफ राइट्स या अधिकारों का बिल,
सी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मीडिया या मीडिया का संविधान, सी द साइरस सिलेंडर या साइरस, इसको हम हिंदी में भी साइरस सिलेंडर कर सकते हैं, एंड डी नन ऑफ द एबव या इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से मानव अधिकारों का पहला चार्टर कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स? कौन है? बिल ऑफ राइट्स नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मीडिया भी नहीं है, बल्कि दैट इज साइरस सिलेंडर या साइरस सिलेंडर को हम मानव अधिकारों का पहला चार्टर कहते हैं। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, द साइरस सिलेंडर। द साइरस सिलेंडर जिसका टाइम पीरियड क्या था? 539 BC। ध्यान दीजिए, 539 बिफोर क्राइस्ट BC। द साइरस सिलेंडर इज द फर्स्ट चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द वर्ल्ड। इट वॉज इशूड बाय द किंग साइरस द ग्रेट। दिस चार्टर वाज ट्रांसलेटेड इन 6 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशन। चूंकि ये किंग साइरस के द्वारा ये इशू किया गया था चार्टर, इसलिए इसका नाम साइरस सिलेंडर पड़ा है। और यह 539 BC में साइरस सिलेंडर आया था। यह ह्यूमन राइट्स का या मानवाधिकारों का पहला चार्टर माना जाता है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, द साइरस सिलेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 588, प्रश्न संख्या 588। प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में संप्रभु शक्ति कहाँ निहित है? अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वेयर डज द सॉवरेन पावर रिसाइड्स इन इंडिया? एंड योर ऑप्शंस आर ए पार्लियामेंट, बी जुडिशरी, सी पीपल एंड डी प्रेसिडेंट। अर्थात भारतीय संविधान के अनुसार भारत में संप्रभु शक्ति निहित है संसद में, न्यायपालिका में, जनता में या राष्ट्रपति में। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर हमको जो हमारा प्रेम्बल है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल है या संविधान की प्रस्तावना है, उसमें मिलता है। उसमें लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब कि संविधान के अनुसार भारत में संप्रभु शक्ति कहाँ निहित है? पीपल ऑफ द इंडिया में निहित है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, द पीपल या भारत की जनता, हम भारत की लोग। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 589, प्रश्न संख्या 589। प्रश्न है, मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा का कौन सा अनुच्छेद बताता है कि राष्ट्रीयता का अधिकार किसी की इच्छा पर निर्भर करता है? Which article of the Universal Declaration of Human Rights tells that the right of nationality depends on one's wish? And your options are A आर्टिकल 10 या अनुच्छेद 10, बी आर्टिकल 20 या अनुच्छेद 20, सी आर्टिकल 30 या अनुच्छेद 30 एंड डी आर्टिकल 15 या अनुच्छेद 15। तो डियर स्टूडेंट्स, मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा का कौन सा अनुच्छेद बताता है कि राष्ट्रीयता का अधिकार किसी की इच्छा पर निर्भर है? और विच आर्टिकल ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स टेल्स दैट द राइट ऑफ नेशनलिटी डिपेंड्स ऑन वंस विश? तो कौन सा है? 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, बल्कि दैट इज आर्टिकल 15 या अनुच्छेद 15। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, everyone has the right to a nationality. Everyone has the right to a nationality. No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality. तो इस तरह से जो राष्ट्रीयता का अधिकार है वह राष्ट्रीयता का अधिकार किसी की इच्छा पर निर्भर करता है। यह जो है रिलेटेड है आर्टिकल 15 या अनुच्छेद 15 से, मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के आर्टिकल 15 या अनुच्छेद 15 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 590, प्रश्न संख्या 590। प्रश्न है, 1975 या 1975 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था? वेयर वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल विमेन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1975? एंड योर ऑप्शंस आर ए मैक्सिको, बी बीजिंग, सी हेलेंस्की एंड डी वियना। तो 1975 का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? वेयर वाज द फर्स्ट International Women's Conference held in 1975? Your options are A Mexico, B Beijing, C Helsinki and D Vienna. तो कहाँ पे हुआ था? वियना नहीं, हेलेंस्की नहीं, बीजिंग नहीं, बल्कि that was held in Mexico। वो मैक्सिको में हुआ था फर्स्ट International Women's Conference in 1975. So here the A option is the right option. The United Nations has organized 4 world conferences on women. These took place in Mexico City in 1975, कोपेनहेगन इन 1980, नैरोबी इन 1985 एंड बीजिंग इन 1995। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से 4 प्रश्न बन सकते हैं आपसे कि जो अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन है जो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, पहला या 1975 का कहाँ पर हुआ? मैक्सिको सिटी में, मैक्सिको में हुआ। दूसरा 1980 का कहाँ हुआ? कोपेनहेगन में हुआ। तीसरा 1985 का कहाँ हुआ? नैरोबी में हुआ। एंड चौथा 1995 का कहाँ हुआ? बीजिंग में हुआ। तो 4 प्रश्न ए आपके बन सकते हैं।
और इस प्रश्न में चूंकि 1975 का फर्स्ट इंटरनेशनल विमेन कॉन्फ्रेंस पूछा जा रहा है, तो उसका ऑप्शन क्या, आंसर क्या होगा, दैट इज मैक्सिको या फिर मैक्सिको सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 591, प्रश्न संख्या 591। प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? विच वन ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, उसकी सोल, उसकी आत्मा किसे कहा जाता है या किस अनुच्छेद को कहा जाता है? योर ऑप्शंस आर ए आर्टिकल 14, बी आर्टिकल 19, सी आर्टिकल 21 एंड डी आर्टिकल 32। अच्छा, अर्थात अनुच्छेद 14 को या अनुच्छेद 19 को या अनुच्छेद 21 को या अनुच्छेद 32 को। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा या सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? ये प्रश्न है। तो किसे कहते हैं? 14 नहीं, 19 नहीं, 21 नहीं, बल्कि आर्टिकल 32 और अनुच्छेद 32 इज नोन एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो अनुच्छेद 32 है या आर्टिकल 32 है, वो रिलेटेड है संवैधानिक उपचारों के अधिकार से और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से, और इसी को जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर, अर्थात बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा है, he had said that article 32 is the heart and soul of the constitution। भारतीय संविधान के हृदय की आत्मा, भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा है अनुच्छेद 32। तो इसको आप हमेशा याद रखिएगा, अधिकांशतः पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का हृदय किसे कहते हैं या भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं। Which article is known as the heart of the Indian Constitution or which article is known as the soul of the Indian Constitution? So that's answer is Article 32, that is related with right to constitutional remedies और संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है हमारा अनुच्छेद 32, और अनुच्छेद 32 को ही हमारे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, भारतीय संविधान की हृदय कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 592। प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार का कार्यालय कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द ऑफिस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, अर्थात हमारे देश का जो राष्ट्रीय मानवाधिकार कार्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? योर ऑप्शंस आर ए दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता एंड डी चेन्नई। तो कहाँ पर है हमारे देश का जो राष्ट्रीय मानवाधिकार कार्यालय या नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उसका ऑफिस कहाँ है? चेन्नई नहीं, कोलकाता नहीं, मुंबई नहीं, बल्कि दिल्ली में स्थित है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, दिल्ली। मानवाधिकार आयोग का जो मुख्यालय है, जो कार्यालय है, वो कहाँ पर स्थित है? न्यू दिल्ली या दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 593, प्रश्न संख्या 593। प्रश्न है, भारत के NHRC दैट इज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? व्हेन डिड द NHRC दैट इज नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूटेड? एंड योर ऑप्शंस आर ए 1991, बी 1990, सी 1992 एंड डी 1993। अर्थात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ 1991 में, 1990 में, 1992 में या 1993 में। कब हुआ? दैट वाज नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड इन 91, 90, 92, बट दैट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1993। भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो गठन हुआ था वो 1993 में हुआ था। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। द ह्यूमन राइट्स कमीशन दैट इज NHRC वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 12th अक्टूबर 1993, अर्थात 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। चूंकि यहाँ पर सभी में ईयर्स पूछे गए हैं 1991, 90, 92, 93, तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है 1993 वह सही होगा। 1993 में भारत के NHRC या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 594, क्वेश्चन नंबर 594। प्रश्न है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड और नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया? योर ऑप्शंस आर ए पार्ट 2, सी पार्ट 3, डी पार्ट 4 एंड सी पार्ट 4 एंड डी पार्ट 5। अर्थात भाग 2 को या भाग 3 को या भाग 4 को या भाग 5 को। तो संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अधिकांशतः कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो क्या है? भाग 4 नहीं, भाग 5 नहीं, भाग 2 नहीं, बल्कि जो भाग 3 है या पार्ट 3 है, इसी को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई थी। और मैग्ना कार्टा की बात करें तो मैग्ना कार्टा अधिकारों का वह प्रपत्र है जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा
1215 में सामंतों के दबाव में जारी किया गया था और यह नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित पहला लिखित प्रपत्र था। तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों से लिखित जो फर्स्ट जो लिखित प्रपत्र था या पहला जो है रिटन डॉक्यूमेंट्स था, उसी को हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। और इंडिया के केस में देखा जाए जो पार्ट 3 है वो रिलेटेड है फंडामेंटल राइट्स से, इसलिए पार्ट 3 या भाग 3 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 595, प्रश्न संख्या 595 प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को कब अपनाया गया था? व्हेन वाज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस? देन योर ऑप्शंस आर ए 10th दिसंबर 1946, बी 10th दिसंबर 1947, सी है 10th दिसंबर 1948 एंड डी है 10th दिसंबर 1949, अर्थात 10 दिसंबर 1946 को, या बी है 10 दिसंबर 1947 को, सी है 10 दिसंबर 1948 को एंड डी है 10 दिसंबर 1949 को। तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को कब अपनाया गया था? 1946 में नहीं, 1947 नहीं, 49 नहीं, बल्कि 1948 या 10 दिसंबर 1948 या 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अपनाया गया था। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 10 दिसंबर 1948 या 10 दिसंबर 1948। द डिक्लेरेशन वाज अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन पेरिस ऑन 10 दिसंबर 1948 ड्यूरिंग द 183rd प्लेनरी मीटिंग। तो 183वीं जो मीटिंग थी, उस मीटिंग में 10 दिसंबर 1948 को यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अपनाया गया था और इसीलिए 10 दिसंबर को ही मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 596, 596 प्रश्न है, भारत में शिक्षा के अधिकार की गारंटी किस अनुच्छेद में दी गई है? इन विच आर्टिकल राइट टू एजुकेशन इज गारंटीड इन इंडिया? एंड ऑप्शंस आर आर्टिकल 19, बी आर्टिकल 21, सी आर्टिकल 14 एंड डी आर्टिकल 21A या 21 का। तो शिक्षा के अधिकार की गारंटी किस आर्टिकल में है, किस अनुच्छेद में है? 19 नहीं, 14 नहीं, 21 नहीं, बल्कि 21A या 21 का में है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, आर्टिकल 21A। द कॉन्स्टिट्यूशन 86th Amendment Act 2002 inserted Article 21A in the Constitution of India to provide free and compulsory education for all children in the age group of 6 to 14 years as a fundamental rights। अर्थात अनुच्छेद 21A में यह प्रावधान किया गया कि यह एक फंडामेंटल राइट होगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों का कि उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दिया जाए। तो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन या शुल्क मुक्त और अनिवार्य शिक्षा जो है 6 से 14 वर्ष के विद्यार्थियों का एक मौलिक अधिकार है या फंडामेंटल राइट है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21A। अनुच्छेद 21A के अनुसार 6 से 14 वर्ष को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का फंडामेंटल या मौलिक अधिकार प्राप्त हुआ है अनुच्छेद 21A या आर्टिकल 21A के द्वारा या अनुच्छेद 21 क के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 596, प्रश्न संख्या अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 597, प्रश्न संख्या 597 प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड? एंड योर ऑप्शंस आर ऑन 10th दिसंबर, बी 8th मार्च, सी 1st दिसंबर एंड डी इज 8th सितंबर। 10 दिसंबर को, 8 मार्च को, 1 दिसंबर को या 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? और व्हेन इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज सेलिब्रेटेड, तो कब मनाया जाता है? दिसंबर नहीं, सितंबर नहीं, बल्कि मार्च में मनाया जाता है और 8 मार्च को हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 8th मार्च। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 8 मार्च या 8th मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 598, प्रश्न संख्या 598 प्रश्न है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था? और इन विच ईयर द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज passed? And your options are A 1976, B 1977, C 1978 and D 1979। तो संविधान में जो 42वां संशोधन किया गया या 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया, वो कब आया था? तो 1979 नहीं, 78 नहीं, 77 नहीं, बल्कि 1976 में 42वां संविधान संशोधन या 42nd या 42th जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड इन दैट वाज पास्ड इन 1976 या 1976 में पास हुआ था। सो हियर द ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा आपका, वो ए ऑप्शन जो है सही उत्तर है 1976। द कॉन्स्टिट्यूशन और 42nd अमेंडमेंट एक्ट
1976, the fundamental duties of the citizens were added to the Constitution by 42nd Amendment in 1976 upon the recommendation of the स्वर्ण सिंह कमेटी। आपने नाम सुना भी होगा स्वर्ण सिंह समिति का या स्वर्ण सिंह कमेटी का, और स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर ही 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारा जो संविधान है उस संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज या मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो इससे कई प्रश्न बनते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज किस कमेटी के रिकमेंडेशंस पे जोड़ा गया, तो स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशंस बोर्ड पे जोड़ा गया है, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे जोड़ा गया। किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, तो 1976 में जोड़ा गया। तो कई प्रश्न बन सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है आपके लिए प्रश्न संख्या 599, क्वेश्चन नंबर 599। प्रश्न है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? इन विच ईयर द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड? एंड योर ऑप्शंस आर ए 1976, बी 1977, सी 1978 एंड डी 1979। अर्थात 1976 में या 1977 में, 1978 में, 1979 में। तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम या 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब पास हुआ? 76 नहीं, 77 नहीं, 79 नहीं, बल्कि 1978 या 1978 में पास हुआ था। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। भारत का संविधान का जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है या 44वां संविधान संशोधन अधिनियम है वो 1978 में पारित हुआ, और इसमें संपत्ति का जो अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी है, उसको फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार के रूप से हटा करके केवल और केवल विधिक अधिकार या लीगल राइट या कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो ध्यान दीजिए, पहले जो हमारा संपत्ति का अधिकार था वो क्या था? मौलिक अधिकार था। उसको मौलिक अधिकार से हटा करके 1978 में या 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा उसको विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो संपत्ति का अधिकार हमारे देश में मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि एक विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, और ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में बनाया गया। अर्थात फंडामेंटल राइट से लीगल राइट में या मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार के रूप में परिवर्तन 1978 में होता है, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा होता है। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 600 या 600 प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग को किस सूची के मामलों पर सुनवाई करने का अधिकार है? द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन हैज द राइट टू हियर द केसेज ऑफ विच लिस्ट? एंड जो ऑप्शन है आपके, पहला है ए स्टेट लिस्ट, बी है यूनियन लिस्ट, सी है कंकरेंट लिस्ट। 3 लिस्ट होते हैं, आप सभी जानते हैं। पहला राज्य सूची, दूसरा संघ सूची और तीसरा समवर्ती सूची। और आपके जो विकल्प दिए गए हैं, विकल्प ए है ओनली 1 अर्थात केवल एक, बी है ओनली 1 and 2 केवल 1 और 2, सी है केवल 1 और 3 दैट इज 1 and 3 ओनली, एंड डी है ऑल ऑफ देम या ए सभी। तो राज्य मानवाधिकार आयोग जो होता है उसको किस सूची के मामलों पर सुनवाई करने का अधिकार है? द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन हैज द राइट टू हियर द केसेस ऑफ विच लिस्ट? क्या वो सिर्फ स्टेट लिस्ट पे सुनवाई कर सकता है, या संघ सूची पर सुनवाई कर सकता है, समवर्ती सूची पर सुनवाई कर सकता है? यह प्रश्न है। तो किस पर कर सकता है? चूंकि वो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है, इसलिए वो स्टेट लिस्ट पे तो करेगा ही, राज्य सूची पे करेगा ही, लेकिन वो संघ सूची पर नहीं कर सकता है क्योंकि स्टेट का है। लेकिन जो समवर्ती सूची है, कनकरेंट लिस्ट है, इस पर भी वह कर सकता है। सो हियर द ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3 ये दोनों सही हैं, और आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं, ए है केवल 1 वो गलत है, बी है केवल 1 और 2 ये भी गलत है, सी है केवल 1 और 3 दैट इज 1 and 3 ओनली, यह सही होगा। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, केवल 1 और 3। तो सी ऑप्शन जो है आपका वो सही उत्तर है, केवल 1 और 3। अर्थात राज्य मानवाधिकार आयोग जो है वह राज्य सूची और समवर्ती सूची दोनों के मामलों पर सुनवाई कर सकता है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। A state human rights commission can inquire into violation of human rights only in respect of subject mentioned in the state list, that is the list 2nd, and the concurrent list, that is the list 3rd of the 7th schedule of the Constitution of India। एक राज्य मानवाधिकार आयोग भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल विषयों से संबंधित मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है। तो राज्य सूची और समवर्ती सूची इन दोनों के मामलों पर सुनवाई कर सकता है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, केवल 1 और 3 और 1 and 3 ओनली, अर्थात राज्य सूची और समवर्ती सूची या स्टेट लिस्ट एंड
concretely. So thanks for watching. Thanks to all of you. In this way, we discussed here 20 very important multiple choice questions based on human rights and ड्यूटीज। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और साथ ही साथ आप इस वीडियो पर कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, तो आप हम तक पहुँचाइए। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जो भी आपके वैल्यूएबल सजेशंस होंगे, बहुमूल्य सुझाव होंगे, उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने प्ले लिस्ट में जा करके अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज़ को आसानी से ढूंढ पाएँ, देख पाएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है, उसको प्रेस कीजिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए एजुकेशनल वीडियोज आएंगे उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। हम जल्द ही मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ, जो कि रिलेटेड होंगे ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।